ठीक है, हम लोग एनएचआरसी वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो आपके सिलेबस में है उसी के डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक चीज देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है। उन्होंने कहा था लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना, यानी कि उनकी ह्यूमैनिटी को चैलेंज करने जैसे। आज यहाँ पर हम कमीशन की बात स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार क्या। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करी थी, लेकिन आज हम उसके आगे की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर संयुक्त राष्ट्र ने एक परिभाषा दी है, यूनाइटेड नेशंस की एक डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा ऐसे सारे राइट्स जो कि रिलीजन, कास्ट, जेंडर, उनकी नेशनैलिटी, लैंग्वेज या किसी भी अदर ग्राउंड पर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सभी को प्राप्त होते हैं, वो राइट यहां पर क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ह्यूमन राइट्स। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन राइट की डेफिनेशन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मानव अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है, या मानव अधिकार अर्थात निम्नलिखित में से किस आधार के बिना भेदभाव। तो हमने यहां पर देखा कौन कौन से ग्राउंड जिनके बेसिस पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो राइट्स अवेलेबल कराए गए लोगों को, उन्हें ह्यूमन राइट्स कहा है। हमने देखा यहां पर रिलीजन, रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, अगर इनमें से किसी भी ग्राउंड पर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो राइट्स अवेलेबल है टू ऑल, उन्हें हम यहां पर क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे ह्यूमन राइट्स। ये हमने देखी है यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन। आप सभी को मैंने बताया था कि दो यहां पर हमारा एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो हमारा एक जो है वो स्टेट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक आयोग है। क्यों? क्योंकि उसका एस्टैब्लिशमेंट एक लॉ के अकॉर्डिंग हुआ। तो अब उसी लॉ के बारे में देखते हैं कि वो लॉ क्या बताता है, वो क्या कहता है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। तो यहां पर देखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का सेक्शन नंबर 2 है, थोड़ा सा इसका सेक्शन याद रखने की कोशिश कीजिए। सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा ह्यूमन राइट्स जो है वो व्यक्तियों के जीवन, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित अधिकार, मतलब 4 प्रकार के राइट्स को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में रखा। उन्होंने क्या कहा यहां पर, सबसे पहला उन्होंने यहां पर कहा राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू डिग्निटी। ये 4 प्रकार के जो राइट्स हैं ये ह्यूमन राइट में कंसिडर किए हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट दैट इज नोन एज द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। उनके लिए उन्होंने कहा जिनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई है। एज यू ऑल नो कि these are mentioned as fundamental right in Indian Constitution, वहां पर इनकी गारंटी दी गई है, और जिन्हें भारत के न्यायालयों द्वारा इन्फोर्सेबल यानी लागू करवाया गया। मींस राइट टू लाइफ, right to equality, right to dignity, right to freedom, which has been guaranteed by constitution and enforced by court in India are known as human rights। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट है, हम बात कर चुके हैं, लेकिन वहां पर जब हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, हमने देखा था आर्टिकल नंबर 19 which is a part of right to freedom, it is applicable only for Indian citizens, not for everyone. But when we talk about article number 21 which is right to life, it is applicable to all over the persons whether they are Indian citizen or not. लेकिन यहां पर जब हम ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट जो है उन इससे ज्यादा वास्ट है, उसका एरिया जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, और इसलिए उन्होंने यहां पर क्या बोला, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिग्निटी और राइट टू इक्वालिटी, ये सारे के सारे जो हैं वो यहां पर किस में इंक्लूड होंगे, वो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड होंगे। ठीक प्रियांशी, अभी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं बेटा, लेकिन मैंने हर बार ये बात कही है आप लोगों को, जब मैं कहूं तब आप लोग सवाल पूछा कीजिए, मेरी लिंक इसमें बीच में टूट जाती है। ठीक, फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल राइट 26 जनवरी 1950 से थे, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर इन फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट है। मींस ओनली जुडिशरी ने प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन क्या कोर्ट तक हर व्यक्ति की पहुंच होती है? क्या उस प्रोसीजर को वो बेयर कर सकता है? नहीं। दूसरी चीज, अगर किसी फॉरेनर के साथ हमारे इंडिया की सरजमीन पर
उसके ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, लेकिन वो फंडामेंटल राइट की श्रेणी में नहीं आता, मतलब वो ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जो कि फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल हो, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे वो अपने राइट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन राइट की व्यवस्था हुई। आप एक बात बताइए, आप लोगों ने एक प्रोग्राम आता था बिग ब्रदर नाम का, जैसे हमारा बिग बॉस है, एक्चुअली एक ब्रिटिश तो बिग ब्रदर से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वहां पर आपको पता होगा जब शिल्पा शेट्टी गई थी तो वहां पर रेसिज्म किया गया था, उसके साथ है ना रंग भेद की नीति अपनाई गई, वहां पर इस चीज का उसने विरोध किया और यहां पर जो है इंडिया में भी इस चीज की बात कही गई। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट में आता है। अब अगर ये फंडामेंटल राइट में होता तो शिल्पा शेट्टी को वहां पर ब्रिटेन के फंडामेंटल राइट तो मिले नहीं थे, तो इन दैट कंडीशन यहां पर कैसे हो पाता उसके राइट का प्रोटेक्शन? बस इसीलिए यहां पर ह्यूमन राइट्स को लाया। तो प्रियांशी आपको समझ में आया, ह्यूमन राइट को इसीलिए स्टैब्लिश किया गया। इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स तो पहले से थे, उनके लिए स्टैब्लिशमेंट जिस कमीशन का किया गया, जिस इंस्टीट्यूशन का किया गया, वो इसीलिए किया क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर ये सारी बातें कही। तो हमने दो चीजें देखी, हमने देखी यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन में हमने देखा किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के बिना, न धर्म का, न जाति का, न लिंग का, न राष्ट्रीयता का कोई भेदभाव नहीं, और जो राइट सबको मिले हुए हैं वो कहलाते हैं आपके ह्यूमन राइट। फिर हमने देखा वो लॉ, जिस लॉ में ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया गया, दैट इज द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। उसमें कहा गया कि व्यक्ति की समानता, गरिमा, स्वतंत्रता और इसी के साथ साथ आपके जो है व्यक्ति के जीवन से संबंधित अधिकारों को मानव अधिकारों की श्रेणी में रखा जाएगा, जिनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है एज फंडामेंटल राइट, और जिनको हमारे कोर्ट्स भी लागू करवाते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो वर्ड इन्होंने मेंशन किया है, जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाया जाए, ये न्यायालय बेसिकली कौन से न्यायालय हैं? तो अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिट पिटिशंस के माध्यम से इनको सब यहां पर क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेयर अगर हम यहां पर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट देखें तो इस ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट में एक कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कोर्ट, मानव अधिकार न्यायालय, जिसमें बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश के रैंक का एक ऑफिसर है, और वो ऑफिसर्स यहां पर क्या कर सकता है, इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो दोनों तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और आपके लॉ में भी। अब ये दोनों डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली, इसके बाद हम अपनी भी एक डेफिनेशन बता सकते हैं। सो वी कैन से दैट ह्यूमन राइट्स मेनली इंक्लूड राइट टू लाइफ, right to liberty, right to freedom, speech and expression, है ना, and right to work, education, etc. तो जितने सारे आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पे पढ़े हैं, जितने आपको ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी राइट्स हैं जो हमारे यहाँ पर होने चाहिए, उन सबको हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं? हम कह सकते हैं सारे के सारे मानव अधिकार। तो अगर आपके सामने मानव अधिकारों की कोई परिभाषा मेंस एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको यहाँ पर यही लिखना है, मानव अधिकार में मुख्य रूप से जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, ऐसे सारे अधिकारों को प्रदान किया गया। तो यही आपके मानव अधिकार की परिभाषा। क्लियर है? अब अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। हाँ, यस सर, इट इज सिमिलर टू मौलिक अधिकार, बट मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन ओनली कोर्ट के थ्रू हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन वहां नहीं है। और एक डिफरेंस जो मैंने बताया वो कि आपकी नेशनलिटी के बेसिस पर आपको मौलिक अधिकार प्रदान होंगे। और तीसरी बात ये कि मौलिक अधिकारों में कुछ ही अधिकार है जो विदेशियों को है, लेकिन बाकी सब जो है वो यहाँ पर केवल भारतीयों को, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस है, बाकी मिलते जुलते हैं। कहां पे होते हैं? ओके प्रियांशी, ह्यूमन राइट कोड हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर ही ह्यूमन राइट कोड होते हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने क्या बोला मैं बता देता हूं। इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स भी तो इंक्लूड है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत, मैं तो खुद ही ये बात कह रहा हूं। फंडामेंटल, देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ये हैं, दीज आर फंडामेंटल राइट्स, और ह्यूमन राइट्स जो है वो ये है। अब आप बताइए क्या इन ह्यूमन राइट्स में आप लोगों को फंडामेंटल राइट इंक्लूड नहीं दिख रहे? तो ये तो बिल्कुल एक ही चीज है ना, यहां पर ये चीज है ना। हाँ, you can say Sarita like this, that status, human rights and fundamental rights subset, you can say this। ठीक, चल बढ़ते हैं आगे।
अब बात करते हैं मानव अधिकारों के इतिहास की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो थोड़ा यहां पर इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, मैं 1 मिनट बता रहा हूं, है ना दीपांशी, आपको बता रहा हूं, ठीक है। कितनी बार यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, एवरी ईयर, मतलब हर साल कौन सा वो डे है जो ऑब्जर्व किया गया है एज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, एंड दैट इज 10 दिसंबर यहां पर हर साल जो मनाया था। एक बार नेल्सन मंडेला वाला स्टेटमेंट दिखा दूं इनको, उसके बाद आप लोग यहां पर आगे देखिएगा प्लीज। ये था नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट। बस मैंने शुरुआत अच्छी करने के लिए यहां पर बताया कि नेल्सन मंडेला ने बेसिकली क्या कहा था कि लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स से वंचित करना, डिनाय करना, वो उनकी मानवता को चुनौती देना, उनकी ह्यूमैनिटी को चैलेंज करना। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपकी और मेरी और हम सब की बात की जाए तो हर पर्सन के पास जो ह्यूमन राइट्स है, उसी ह्यूमन राइट्स के कारण तो हम लोग सर्वाइव कर पा रहे। अगर वो ह्यूमन राइट्स ना हो तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। बस यही बात नेल्सन मंडेला ने कही थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। तो मैंने आपसे बताया हर साल जो है 10 दिसंबर ऑब्जर्व किया गया है एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। क्यों? उसका रीजन है बिकॉज मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मींस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो कब किया गया था? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो किया गया था, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने उसे अडॉप्ट किया था 10 दिसंबर 1948 को। बहुत ध्यान से, अभी कोई बीच में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा मुझसे। देखिए मैंने क्या बताया, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। सार्वभौमिक घोषणा का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के लिए यहां पर इन मानव अधिकारों को लागू किया गया। आप, मैं, हम, कोई भी हो, किसी भी देश के सिटीजन हो, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स है ये आपके मेरे हम सब के लिए है। ऐसा डिक्लेरेशन किया, ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें कि इन ह्यूमन राइट्स को मेंशन किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? ये किया संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा, महासभा की साधारण सभा आएगा यहां पर। और ये कब किया गया? ये किया 10 दिसंबर 1948 को। और यही कारण है कि हर साल 10 दिसंबर को यहां पर मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। देखिए फिर से मैं बता दूं आपको, आपके सामने क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया। यह भी पूछा जा सकता है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा। तो ये है पहला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि मानव अधिकारों के घोषणा में जो यूडीएचआर था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया। आप इसकी तारीख देखिए, यह है 10 दिसंबर 1948, यानी हमारे देश में जब मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए उसके भी 2 साल लगभग पहले, 1.5 साल पहले की बात है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर उन्होंने क्या कहा कि मानव अधिकारों की दिशा में ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसी के माध्यम से वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी। ये बात आपको यहां पर याद रखनी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस तरह की चीजें तो हो गई, लेकिन इसे इंप्लीमेंट कैसे किया गया उसके बारे में बात करते हैं। 1991 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। उस समय पेरिस में एक संयुक्त राष्ट्र सभा की बैठक हुई जिसमें सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया गया। किन किन चीजों को मानव अधिकारों में सम्मिलित किया जाए, कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू यहां पर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा सिद्धांतों को तैयार किया। और 1991 में जो ये पेरिस में हुआ, इसे पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। पेरिस प्रिंसिपल मींस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, पेरिस सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 1991 में संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक हुई जिसमें मानव अधिकारों से संबंधित सिद्धांतों का निर्धारण किया, उन्हें ही पेरिस सिद्धांत कहा जाता है। और इन्हीं पेरिस सिद्धांतों के बेसिस पर फ्यूचर में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना हुई और उनका संचालन हो सका। बात समझने की कोशिश कीजिए आप। तो 1991 में एक मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन की, कहां पर? पेरिस में। क्यों? ताकि एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिसाइड किया जा सके और इसी को हम कॉमनली यहां पर पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। ये पेरिस प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही फ्यूचर में यहां पर क्या हुआ? फ्यूचर में यहां पर इंटरनेशनल लेवल की इस यूडीएचआर के बेसिस पर
अलग अलग कंट्रीज में ह्यूमन राइट कमीशंस को स्टैब्लिश किया गया, उनके यहां पर प्रोसीजर को कंडक्ट किया गया। तो दो चीजें हमने देखी, 10 दिसंबर हर साल मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा मानव अधिकारों की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ, सार्वभौमिक घोषणा हुई। 1991 में इन्हीं सिद्धांतों के लिए पेरिस में एक मीटिंग हुई, जिससे यहां पर प्रिंसिपल्स डिसाइड किए जो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, और इन्हें यहां पर पेरिस प्रिंसिपल्स कहा गया। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी वो ये, इन्हीं पेरिस प्रिंसिपल्स के बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज में ह्यूमन राइट कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया गया। चल आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेरिस प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस को क्या किया गया, अलग अलग कंट्रीज में स्टैब्लिश किया गया। अब यहां पर अगर हम इंडिया की बात करें तो मानव अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से, मतलब अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, What is the object behind establishment of NHRC, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना यही उसका मेन ऑब्जेक्ट है। क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हमारे यहां पर एक लॉ बनाया गया, उस लॉ को कहते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मींस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। किसने बनाया? बाय पार्लियामेंट, संसद के थ्रू बनाया गया। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला मैंने आपसे? ये जो ह्यूमन राइट्स थे जिनका डिक्लेरेशन हुआ, इन्हीं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1993 में इंडियन पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है जिसे कहा जाता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यानी कि द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। एक और बात, इसी एक्ट मतलब द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग राज्य सरकारों को भी राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने का राइट दिया। तो यहां पर आपको, जैसे हमने ह्यूमन कमीशन में देखा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना अलग लॉ के थ्रू हुई और मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना अलग लॉ के थ्रू, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन हो या स्टेट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन हो, दोनों का एस्टैब्लिशमेंट एक ही लॉ के थ्रू हुआ है और ये लॉ कहलाता है ये मानव अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। बात समझ में आई आपको? तो यहां पर आपको जो जो चीजें याद रखनी, 10 तारीख यानी 10 दिसंबर की तारीख, 10 दिसंबर 1948 का वो सन जब यूडीएचआर एग्जिस्टेंस में आया, 1991 में पेरिस सम्मेलन के बेसिस पर स्थापित हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। भारत में एक कानून जिसे संसद ने बनाया जो कहलाता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, और इसी के बेसिस पर यहां पर राज्यों में भी क्या किया गया है, यहां पर राज्यों में भी मानव अधिकार आयोगों की स्थापना करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया। ठीक, अब आपके क्वेश्चंस, मतलब तुम लोग को बोला यार बेटा लास्ट में पूछो, कितने क्वेश्चन पूछ रहे तुम लोग, मैं ध्यान ही नहीं दे पाऊंगा ऐसे में। हाँ, अफगानिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स है तो सही है ना, कहां भी यहाँ पर उनके यहाँ पर कमीशंस क्या कर रहे हैं, हरि गोविंद, ये चीज वहां पर देखने की होगी। इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स इसमें बिल्कुल इंक्लूड है, करण बिल्कुल इंक्लूड है। मैं प्रियांश समझ नहीं पाया आप क्या लिख रहे, फंडामेंटल से ज्यादा पुराने हैं एचआर। हाँ, फंडामेंटल राइट से ज्यादा पुराने ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल। फंडामेंटल राइट तो तब मिले जब हमारा भारत अस्तित्व, मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन ह्यूमन राइट तो शुरू से थे, बिल्कुल। एस महिला आयोग में डिफरेंस, महिला आयोग में मैंने बताया बिल्कुल डिफरेंस है, स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। कुलभूषण जाधव को एब्डक्ट करके पाकिस्तान ले जाया गया, इसमें किस किस का उल्लंघन हुआ, कितने स्ट्रांग है? देखो ये तो आप टॉपिक से भटक रहे हो और मुझे भी थोड़ा सा भटका रहे हो प्रशांत पांडे, है ना। करंट की यहाँ पर हम इतनी बातें नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हम इस तरह की डिबेट में पढ़ेंगे तो सबके अपने अपने व्यूज आएंगे, हम अपने टॉपिक को पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रहने देते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना के संबंध में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, एनएचआरसी की अगर एक बात की जाए तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वो एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। क्यों है वैधानिक संस्था? क्योंकि हमने देखा इसकी स्थापना भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग हुई है,
और इसीलिए ये कैसा है, सांविधिक निकाय। मतलब यहां पर कौन सा है, ये है कॉन्स्टिट्यूटरी कमीशन, लीगल कमीशन। कब हुई, तारीख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेट है वो है 12 अक्टूबर 1993, मींस ऑन 12th ऑफ अक्टूबर 1993 ये वो डेट है जिस डेट को इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश हुआ और एक क्वेश्चन पूछा गया। अब आप यहां पर पूरा कंसंट्रेशन यही रखिए और मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए। पहले एक बात और बता दूं बच्चों, मैं आप लोगों से हमेशा ये कहता आ रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आप लोग जब भी इस लेक्चर में बैठते हैं तो पेपर पेन लेकर बैठिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो वहां पर आपको नोट कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो आपके यहाँ स्लाइड में ना बोलते बताते मुझे याद आ जाए, तो आपको नोट करनी चाहिए। तो यहां पर जब हम बात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कर रहे हैं भारत के रेफरेंस में, तो आपको एक बात मैं बता दूं, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दशा में जो पहला आयोग स्थापित हुआ, जिसकी तारीख हमने देखी 12 अक्टूबर 1993, एक्चुअली में ये 12 अक्टूबर 1993 को जो आयोग एग्जिस्टेंस में आया है, ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर अस्तित्व में नहीं आया है। जी हां, पहला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश के आधार पर अस्तित्व में आया। जरा उसी से रिलेटेड प्रोविजंस देखिए। एक्चुअली आप सबको पता होगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग की एक शक्ति देता है। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1993 मतलब मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 जारी किया गया और इस अध्यादेश को 28 सितंबर 1993 से लागू कर दिया गया। क्या बोला मैंने आपको यहां पर, मैंने बोला 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश लागू हुआ और इसी 28 सितंबर 1993 के ऑर्डिनेंस के बेसिस पर 12 अक्टूबर 1993 को इंडिया में फर्स्ट NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 123 ये प्रावधान करता है कि यहां पर राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश लाएगा संसद के सत्र में आने के बाद, अगर उसे संसद द्वारा पारित न किया जाए तो फिर वो समाप्त हो जाए। जब संसद सत्र में आए तो संसद ने राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए इस अध्यादेश को एज इट इज पास कर दिया। लेकिन अध्यादेश का जो टाइम पीरियड है वो तो खत्म होता है, तो अध्यादेश समाप्त हुआ और वो बना अधिनियम। अधिनियम भले ही राष्ट्रपति के पास केवल फॉर्मेलिटी के लिए गया, लेकिन वहां पर वो राष्ट्रपति के पास गया उसकी स्वीकृति के लिए और राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी 1994 को अनुमति दी गई किसे, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 मतलब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को यहां पर स्वीकृति मिली 8 जनवरी 1994 को, सॉरी माफ कीजिएगा 8 जनवरी 1994 को। तो वापस एक बार आपको ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में इतना डीप क्वेश्चन पूछ लिया तो आपके गलत होने के चांसेस बन सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया आपसे, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 123 प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर की बात करता है और इसी पावर को यूज करते हुए जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने यहां पर 1993 में एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसे कहा जाता है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1993। इस ऑर्डिनेंस के बेसिस पर यहां पर ये ऑर्डिनेंस कब से एप्लीकेबल हुआ, ये ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल हुआ 28 सितंबर 1993 को। बात समझ में आ गई। 28 सितंबर 1993 को जो ऑर्डिनेंस आया, अध्यादेश आया, उसके बेसिस पर इंडिया में 12 अक्टूबर 1993 को पहला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किसके आधार पर हुआ, तो सही जवाब क्या होगा, भारत में प्रथम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 के आधार पर
हुआ। हालांकि ये अध्यादेश बाद में समाप्त हुआ, संसद सत्र में आई, संसद ने अध्यादेश को एज इट इज पास कर दिया, अध्यादेश लेकिन समाप्त हो गया। और उस कंडीशन में जब उसे अधिनियम का रूप दिया तो फिर 8 जनवरी 1994 को वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए गया और 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने उसे अपनी स्वीकृति दी। तो इसीलिए यहां पर ये एक ऐसा अधिनियम है जिस अधिनियम को लागू तो पहले की तारीख पर किया गया, लेकिन उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति बाद की तारीख पर मिली। बहुत ध्यान से समझिए, ऐसे सारे के सारे लॉज इंडिया में जितने भी हैं, ऐसे सारे के सारे लॉज जिन्हें लागू पहले की तारीख से कर दिया जाता है लेकिन उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति बाद में मिलती है, आम अर्थों में बोलूं तो जिन्हें बनाने के बाद पहले की तारीख से लागू कर दिया जाता है, उन लॉज को हम लोग यहां पर कहते हैं दीज आर कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। हिंदी में कहा जाता है भूतलक्षी प्रभाव वाले कानून। भूतलक्षी मतलब जो भूतकाल को लक्ष्य करके लागू किए गए हो। आप ध्यान कीजिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 20 में पढ़ा होगा सब क्लॉज नंबर 1, जो कि यहां बात करता है प्रोस्पेक्टिव लॉज यानी भविष्यलक्षी विधियों की। उनका ये कहना है यहां पर जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो भविष्य की तारीख से उसे लागू किया जाएगा और पहले वाला व्यक्ति उससे अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये बात तो अपवाद है। तो ध्यान दीजिए, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम एक सिविल अधिनियम है और सिविल लॉज जो है वो भूतलक्षी ने रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, पर अनुच्छेद 20 के अनुसार कभी भी कोई भी आपराधिक कानून यानी जो क्रिमिनल लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, वो भूतलक्षी नहीं हो सकता, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव यानी भविष्यलक्षी ही होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके सामने कहीं कोई डिबेट में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 1 का उल्लंघन है? आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज नंबर 1 क्रिमिनल लॉज की बात करता है, जबकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम एक सिविल लॉ है। बात समझ में आई? तो सिविल कानून ऐसा कानून जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति बाद में मिली लेकिन लागू पहले से कर दिया। ये वही तारीख जिस तारीख को यहां पर पहला भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आ गया, और ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ये अस्तित्व में आया एक अध्यादेश के माध्यम से। ठीक, चलिए, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाद में एसेंट मिला इसको, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, करंट एसेंट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, अध्यादेश प्रेसिडेंट का आशय है। हाँ ये बिल्कुल पूछा गया था इस बार, है ना, लेकिन लाभदायक हो, हाँ लाभदायक हो तो बात कर सकते हैं, देवेंद्र वहां पर है ना, लाभदायक हो तो कर सकते हैं, डिटेल में हम आर्टिकल 20 के साथ इसकी बात करें। बेटा ऑर्डिनेंस प्रियांश तब ही आता है जब पार्लियामेंट सेशन में न हो, वरना राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता। ऑर्डिनेंस की हिंदी कईयों बार प्रशांत मैंने बोला अध्यादेश अध्यादेश अध्यादेश, ठीक है। अश्विन, अध्यादेश और अधिनियम में अंतर, अध्यादेश जो है वो ऐसा है जिसे संसद ने पास नहीं किया, राष्ट्रपति ने बनाया है, और अधिनियम वो इसे संसद ने पास किया लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी है। अध्यादेश की टाइम है जब संसद सत्र में आएगी तो बस वो 6 महीने तक रह सकता है, इसके बाद नहीं रह सकता। ये मैंने बता दिया, रवि राठौड़ आपको टाइम है। ये सब भूतलक्षी वाली बातें उसमें नहीं है बेटा, मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपसे, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर सब कुछ पीडीएफ में दे तो फिर मेरी जरूरत ही क्या, आप लोग उनको पढ़कर ही समझ जाएंगे। वो पीडीएफ में नहीं है, ये सब बातें मैंने यहां पर बताई है, उसके बारे में अश्विन संसद सत्र वगैरह ये सब हम पॉलिटी के साथ डिस्कस करें। ठीक है, चल एक बात और ध्यान दीजिएगा, चूंकि 12 अक्टूबर 1993 को इसे स्थापित किया गया था, इसलिए 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल पूरे किए। ये बात यहां पर आपको ध्यान रख लीजिए। हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जितने भी कमीशन हैं सब में राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय दिल्ली नई दिल्ली में ही है, तो बस ये बात आपको यहां पर याद रखनी है कि एनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहां है, वो है न्यू दिल्ली। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखे, एक बार ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूं। इन बेसिक फैक्ट्स में हमने क्या देखा, हमने बेसिक फैक्ट्स में यहां पर ये बातें देखी। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसकी स्थापना 1993 के राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से हुई। दूसरी बात, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना
कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को हुई। तीसरी बात यहां पर ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को मिली है जनवरी 1994 में। यहां पर चौथी बात, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा, सार्वभौमिक घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा। और 1991 में हुआ था पेरिस में सम्मेलन, जिसमें मानव अधिकारों के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया। एक बात और यहां पर याद रखना है, पेरिस सम्मेलन के आधार पर ही अलग अलग देशों में मानव अधिकार आयोगों की स्थापना नेशनल लेवल पर की गई। भारत में यहां पर जो है जो आपका अधिनियम लागू होता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसी के आधार पर राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग की स्थापना के प्रावधान किए गए। और बात अगर एनएचआरसी की करें तो उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। हाँ अश्विन, सिल्वर जुबली 25 साल की होती है ना, 25th मैरिज एनिवर्सरी को भी सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं। आजकल तो कोई फिल्में चलती नहीं, पहले के जमाने में 25-25 हफ्ते तक थिएटर में पिक्चर चलती थी, तो बोलते थे इस फिल्म ने सिल्वर जुबली बनाई। बिल्कुल सिल्वर जुबली उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सरिता, बिल्कुल सही कहा आपने, 10 दिसंबर 1948, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चल अब बात करते हैं इसके फर्स्ट चेयर पर। अब ये नाम जरा आपको यहां पर याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो पिक्चर आपको फोटो यहां पर नजर आ रहा है वो है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का पिक्चर। और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा एनएचआरसी के फर्स्ट चेयरपर्सन थे। कौन? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ये एनएचआरसी के फर्स्ट चेयरपर्सन थे। मतलब जब 12 अक्टूबर 1993 को पहला एनएचआरसी स्टैब्लिश किया, तो यहां पर अध्यक्ष के रूप में किसे स्थापित किया गया, या अध्यक्ष के रूप में यहां पर न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा को बनाया गया। ठीक है, ये तो बात हुई पहले अध्यक्ष की। अब अगर प्रेजेंट चेयरपर्सन की बात करें तो प्रेजेंट चेयरपर्सन है अरुण कुमार मिश्रा। अभी भी कई जगह पर यहां एचएल दत्तू का नाम ही दिख रहा है, जो कि आप बता दूं गलत बात है, क्योंकि 2 जून 2021 तारीख यहां पर नोट नहीं है, आप कर सकते हैं। 2 जून 2021 से एनएचआरसी के चेयरपर्सन के रूप में अरुण कुमार मिश्रा कार्य कर रहे हैं। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। जरा अरुण कुमार मिश्रा जी का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको यहां क्वालिफिकेशंस पढ़ाऊंगा एनएचआरसी के चेयरपर्सन एंड मेंबर्स की, तो वहां पर मैं अरुण कुमार मिश्रा का नाम एक बार फिर से लूंगा, ताकि आप लोग इन प्रोविजंस को और आसानी से समझ सकें। तो बस 2 ही नाम यहां पर याद रखने हैं आपको, सबसे पहले यानी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का, और दूसरे यानी वर्तमान जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। एक शब्द जो यहां पर बार बार आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज द वर्ड जस्टिस, मतलब न्यायमूर्ति। इससे एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एनएचआरसी का अध्यक्ष कोई जुडिशियल फील्ड का व्यक्ति होता है। ठीक है, इसी चीज यहां पर आप चीजों को आगे आसानी से समझ लेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो डेजिग्नेशन है उसको क्या कहा जाता है। तो एक और बात याद रखिए, गार्जियन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों का संरक्षक कहलाता है हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक, यहां पर ये बात ध्यान रखिए। ओके, हरिगोविंद, न्यायमूर्ति शब्द का क्या उप मतलब होता है, आपने पूछा, मैं आपको बता दूं। 2 वर्ड हैं, उनके बारे में सोच लीजिए थोड़ा सा, हो सकता है आप में से, और स्पेसिफिकली हिंदी वाले जरा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आपके बोर्ड पर कुछ शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। एक पहले वर्ड में मैंने लिखा है न्यायाधीश, और दूसरे में मैंने यहां पर शब्द लिखा है मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश। अब जरा इसको ध्यान से समझिए, बाद में क्वेश्चन कीजिएगा। अगर मैं आपसे बताऊं तो ये जो वर्ड है इसे इंग्लिश में कहा जाता है जज। ठीक, और ये न्यायमूर्ति वर्ड या न्यायाधीश, हिंदी में 2 शब्द चलते हैं, अंग्रेजी में केवल एक है, दैट इज जस्टिस।
इसीलिए मैंने कहा हिंदी वाले ज्यादा ध्यान दें। कहीं पे मुख्य न्यायाधीश, कहीं मुख्य न्यायमूर्ति, हिंदी वाले थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले यार ये क्या है, अलग अलग है एक ही है। तो मैं आपको बता दूं ये सब बिल्कुल एक ही है। हिंदी में यहां पर न्यायमूर्ति हो या न्यायाधीश, आपको ध्यान देना है वो इंग्लिश में जस्टिस कहलाएगा, जबकि ये केवल न्यायाधीश वर्ड जो है ये होता है यहां पर, इसका मतलब जज। अब जब भी हम यहां पर बात करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, तो यहां पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है जस्टिस। ये जो जस्टिस वर्ड है इसका इस्तेमाल हमेशा कहां किया जाता है, व्हेन वी विल टॉक अबाउट हाई कोर्ट और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये यहां पर कभी भी जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो जज नहीं होगा। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को न्यायमूर्ति, जस्टिस का दर्जा दिया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया गया निर्णय जो है, उन्हीं के द्वारा दिया गया निर्णय यहां पर सर्वमान्य होगा। दूसरी चीज, जब भी कभी सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, मतलब आम अर्थों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के लिए यहां पर वर्ड यूज किया जाता है, तो यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है जज। मतलब आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को डिस्ट्रिक्ट जस्टिस नहीं कहेंगे, आप हमेशा उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। लेकिन आप हाई कोर्ट के जज को जब भी यहां पर अनाउंस करेंगे तो उसे जस्टिस कहेंगे। हमने क्या कहा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जज रंगनाथ मिश्रा नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो यहां पर शब्द का इस्तेमाल क्या किया, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी संरक्षक है ह्यूमन राइट्स का और फंडामेंटल। सुप्रीम कोर्ट तो सभी का संरक्षक है प्रशांत, है ना। सत्र न्यायाधीश नहीं, सत्र न्यायाधीश सरिता डिफरेंट थिंग होती है ना। वो आप लोग को वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा जुडिशरी का, तब वहां पर क्लियर कर दूंगा सर चीजें। एडॉक जज जुडिशरी के साथ बताऊंगा, एडॉक जज के बाद जुडिशरी के साथ करेंगे, अब इसके बारे में कोई बात नहीं। ठीक, तो चलिए आज हमने यहां तक का ये पोर्शन देखा। अब कल हम लोग यहां पर जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ऑर्डिनेंस की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ऑर्डिनेंस के थ्रू कैसे आया, और उसी के साथ आपको एक बार फिर से विधिक प्रावधानों की ओर ले जाने के पहले मैं यहां पर आपको जो इस्तेमाल करवाऊंगा वो रिकॉल करवाऊंगा भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव के बारे में। ठीक, चलिए आज इतना ही, बाकी बातें कल। बेटा सेशन वेशन और ऑल सब हम जुडिशरी के साथ पूरा पढ़े। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।